गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSS1008। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस चैनल पर सभी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का इसमें भला हो सके, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर जर्नल साइंस की सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी वन लाइनर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए अति आवश्यक है और मस्ट है। इसके बिना हायर लेवल की तैयारी तो होना असंभव है। तो इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर क्लासेस को वॉच करें और शेयर करें, और फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी इस चैनल पर जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप शेयर करें। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है साउंड से रिलेटेड है, उसके लिए आज ये तीसरी वीडियो है और ये मैं समझता हूँ कि लास्ट वीडियो है। मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये कंटेंट आपके लिए। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। साउंड के अंदर हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फिर भी रहती हैं, तो उसको भी हम दोनों मीडियम के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। देखिए, जो स्पीड ऑफ साउंड है डिफरेंट मीडिया के अंदर, अलग अलग माध्यम के अंदर, तो वो कैसे वरी करती है, किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या उसके साथ वरी करती है। तो किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अब ये देखिए कि वायु के अंदर जो ध्वनि की चाल है, स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड होती है, और वही अगर हम देखें 22 डिग्री सेल्सियस पर तो ये 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह से ये स्पीड वरी करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किसी भी मीडियम के अंदर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मीडियम के बाद हम अगर डिस्कस करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड स्टेट से अगर गैसियस स्टेट में हम देखते हैं तो डिक्रीज होता है। भी सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये ठोस से गैसीय अवस्था की ओर मेन से सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड में ज़्यादा होती है गैस से। इस तरह से अगर हम देखें तो ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हुए ध्वनि की जो चाल है वो कम होती जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आप अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे अफेक्ट करता है ये, तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। इसके बाद अगर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन एनी मीडियम। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं हम। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके बाद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक इसके अंदर है सोनिक बूम, जिसको ध्वनि बूम बोलते हैं हिंदी मीडियम के अंदर है।
when the speed of any object exceeds the speed of sound, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, देन इट प्रोड्यूसेस वेरी शार्प एंड लाउड साउंड, बड़ी शार्प और लाउड साउंड ये उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सोनिक बूम बोलते हैं। जैसे कि बुलेट है या फिर जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके पास से ऊपर से निकलते हैं तो आपको एकदम मीन्स उसकी जो स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा है, तो इसको हम सोनिक बूम बोलते हैं। तो सोनिक बूम आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है इको यानी प्रतिध्वनि। तो आप देखते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट, रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ दी साउंड। तो जो रोलिंग ऑफ थंडर यानी बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है उसका रीज़न क्या होता है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस सच एज क्लाउड्स एंड लैंड। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे इसमें कि यानी बार बार टकरा करके, चाहे वो लैंड हो या बादलों से हो, बार बार टकरा करके बादल जो साउंड है रिफ्लेक्ट होती है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होते हैं, तो उसके कारण हमें गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो इसका रीज़न यही होता है, आपको यही ध्यान रखना है। तो इसको हम इको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इको। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यानी प्रतिध्वनि, बार बार वही ध्वनियाँ हमें, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों या भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, तो इसको इको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, बार बार परावर्तन होने से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इको के ऊपर ही अगर हम बात करते हैं, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी 17.2 मीटर। यानी कि आप हिली एरियाज़ के अंदर जब जाते हैं और जैसे ही आप आवाज़ लगाते हैं तो आपकी आवाज़ जो है, साउंड है, रिफ्लेक्ट होकर के आपको फिर से वही आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप नहीं भी गए हों तो हिंदी फिल्मों में आप देख सकते हैं। तो अब उस आवाज़ को, डिस्टिंक्ट इको को, प्रतिध्वनि सुनने के लिए डिस्टेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर वो आपको प्रतिध्वनि यानी इको यानी कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो ये आपको पता होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर्स। इसके बाद अगर हम देखें कि अब हमने डिस्टेंस तो देख लिया, उसके अंदर टाइम पीरियड कितना होना चाहिए ये भी देखने वाली बात है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। तो जो टाइम डिफरेंस है
वो 0.1 सेकंड का एटलीस्ट होना चाहिए, तभी हम स्पष्ट प्रतिध्वनि को दोबारा से सुन सकते हैं। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। और टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड। तो ही आपको इको सुनाई दे सकती है। दोनों ये रीजन है, आपको इनका ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपसे। रेवर्बरेशन यानी अनुरणन। तो ये क्या होता है? द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। मीन्स बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है उसको अनुरणन कहते हैं। तो अब इसको जैसे कि आप देखते हो सिनेमा हॉल के अंदर देखते हो या किसी भी ऑडिटोरियम के अंदर देखते हो, तो वहाँ पर आपको जो सीलिंग मिलेगी वो क्या होगी? कर्व्ड होगी, ताकि जो है बार बार परावर्तन हो पाए सरफेसिस से टकरा करके उसको हम रेवर्बरेशन बोलते हैं इस फिनोमिना को। तो बारंबार परावर्तन रिपीटेड रिफ्लेक्शन के लिए वो कर्व्ड होती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि मेगाफोन्स हैं या हॉर्न्स हैं, आप देखिए देखिए इसके अंदर है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हॉर्न्स हैं, मेगाफोन्स हैं। तो इसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए इनकी शेप इस तरह से बनाई जाती है कि ये जो वाद्य यंत्र हैं यानी इस तरह से, ताकि ये बार बार परावर्तन हो करके ये आवाज़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाए और इसकी साउंड भी लाउड हो पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए ये इनकी शेप बनाई जाती है, यानी इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से स्टेथोस्कोप के अंदर भी हम देखते हैं, स्टेथोस्कोप के अंदर भी बार बार परावर्तन के लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के लिए यानी रेवर्बरेशन का जो फिनोमिना है वो काम करता है। इसके लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ करके ही साउंड डिटेक्ट की जाती है। तो इस तरह से बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए रेंज ऑफ हियरिंग की, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड जो इसके लेक्चर थे साउंड के, इससे पहले वाले 2 लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लेंगे एक बार जिसने नहीं देखा है। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीट भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पर हम बता चुके हैं डिटेल में और यहाँ पर उसका ब्रीफ में है, तो आप उसका एक बार ध्यान रख लेंगे। रेंज ऑफ हियरिंग है, रेंज ऑफ हियरिंग में क्या है कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड्स बिटवीन 20 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो, और कुत्ते हैं जो डॉग, वो जो हैं 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा बच्चा एकदम से कि एकदम से वो कैसे रिएक्ट करता है और आप उस चीज़ को देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन बच्चा और कुत्ते ये 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तक सुन सकते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम की भी ध्वनि को सुन सकते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जैसे राइनोसिरोस है, वेल्स है, एलिफेंट्स है, जो प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक यानी इंफ्रासाउंड रेंज, अवसर्व्य ध्वनि हम इसको बोलते हैं। तो
आप इसके अंदर 20 ये क्या होती है इसका ध्यान रखेंगे। इंफ्रासाउंड रेंज में, इंफ्रासाउंड रेंज क्या होती है भाई, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है ना वो आती है इंफ्रासाउंड रेंज के अंदर। तो इसको राइनोसिरोस है, वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ये प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन सकते हैं। हम लोग इसको नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की है। इसके बाद एक और 20 हर्ट्ज जो है इससे नीचे वाली को तो इंफ्रासाउंड बोलते हैं या इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और उससे 20,000 हर्ट्ज तक की बात है भाई, हम तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, जिस उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो उसको हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसको प्राश्रव्य ध्वनि भी बोल देते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस की जाती है डॉल्फिन्स हैं या फिर चमगादड़ हैं या पोर्पोइज हैं या रेट्स हैं, रेट्स चूहे जो है ना इस ध्वनि को प्रोड्यूस करके खेलते हैं भैया, आप ध्यान रखना। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड होती है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, वो आप एक बार ज़रूर ध्यान दे लेंगे। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कहाँ पर इसका अल्ट्रासाउंड की जो प्रिंसिपल है या इन अल्ट्रासाउंड का कहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन वेव्स का। तो देखिए अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। देखिए बड़े बड़े जो मेटल के ब्लॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं या ब्रिजेस वगैरह बनाने होते हैं, तो उनके अंदर क्रैक्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक यानी कि इस फ्रीक्वेंसी की साउंड उसके अंदर टकराती है और जहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर क्रैक्स वगैरह होते हैं साउंड वहाँ से वापस आ जाती है मुड़ करके और हमें ये पता चल जाता है। वहाँ पर सेंसर्स होते हैं तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है वहाँ से सेंसर के पास, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्रैक है, ताकि वो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कमज़ोर ना बने, तो इसलिए ये बड़ा ही यूज़फुल है। ओके, तो पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए। ईसीजी जो इकोकार्डियोग्राफी है, सॉरी, इसके अंदर भी जो है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है इसके भी बारे में एक बार देख लेते हैं। ये अल्ट्रासाउंड स्कैनर होते हैं विच यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग द इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर स्टोन्स हैं या फिर मान लीजिए इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर है या फिर किडनी है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसकी इमेज बना देती है ये वेव्स। तो इनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई क्या दिक्कत है या नहीं है, तो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, तो इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कुछ और जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ फीटस, जो भ्रूण होता है गर्भ के अंदर, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है ग्रोथ की, तो इसको भी स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। तो इसको हिंदी मीडियम में भी हमने लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज डिस्प्ले के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं।
आई होप कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से चल रही है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम दोनों मीडियम के अंदर प्रोवाइड करवा रही है कंटेंट, लेकिन मान लीजिए कि आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट नहीं चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम ज़्यादा टाइम, क्योंकि डबल टाइम हमारा वेस्ट होता है इसमें दोनों मीडियम के अंदर। हाँ, अगर आपको आवश्यकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समय भी आपका है, एनर्जी भी आपके लिए है और हम भी आपके लिए हैं। तो इसलिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम में हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो ज़रूर कमेंट करें, अदरवाइज़ हम इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं, ताकि हमारा जो है टाइम की बचत हो सके। या फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि हिंदी में यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इंग्लिश में ही हम डिस्कस कर लें, तो आपके सजेशंस जो हैं मोस्ट वेलकम, तो आप बता सकते हैं। अब एक और हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर सब टॉपिक जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज मैं इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। अब सोनार की फुल फॉर्म ही पहले पता होनी चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। भाई जो टाइटैनिक था ना, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है इसी सिस्टम में आई हो, जिस कारण से सिग्नल नहीं मिल पाया और उनको आइसबर्ग का पता नहीं चल पाया, हो सकता है मे बी द रीज़न। तो अब आप इससे समझ गए होंगे कि इस क्या है ये सोनार इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। भाई क्या होता है इसके अंदर, आपको हम बता दें कि मान लीजिए ये जहाज़ चल रहा है, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो क्या होता है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यहाँ से सिग्नल भेज दिया जाता है। सिग्नल जब जाता है पानी के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर हिल्स हैं पानी के अंदर, तो ये यहाँ से लौट करके टकरा करके वापस आता है, तो हमें पता चल जाता है भाई यहाँ पर कोई हिल्स है, या आगे भी भेजता है कोई आइसबर्ग है, इस तरह से हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि पानी के अंदर कितनी गहराई के अंदर क्या है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या उसकी डायमेंशंस हैं। तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट करके और जहाज़ों को बचा सकते हैं। तो इसके अंदर यही है कि द मेथड इस मेथड को जो बोलते हैं वो इको रेंजिंग होता है। इको रेंजिंग या इस डिवाइस के द्वारा जो ये मेथड यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और इसके बाद जो टेक्निक है वो सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द सी, हमने अभी बताया, टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स हैं या वैलीज हैं, सबमरीन्स हैं या आइसबर्ग्स हैं या सनकेन शिप्स हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन ईयर की बात अगर साउंड के अंदर की जाए, देखिए 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टायरप या मेलियसिंकस स्टेप्स। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में जाना है तो इसकी डिटेल जो फिज़िकल एजुकेशन के लिए ग्रुप चल रहा है वो नीट के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रही है, तो उसके अंदर भी आप इसका डायग्राम डिटेल में आप देख सकते हैं और हर चीज़ को आप वहाँ पर उस वीडियो पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर ही अवेलेबल है ये भी। तो इसके बाद ये मिडल ईयर के अंदर होती हैं तीनों बोन्स जो होती हैं, और इनर ईयर के अंदर जो प्रेशर वेरिएशंस हैं वो आर ट्रेंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय कोक्लिया। कोक्लिया एक स्ट्रक्चर है इनर ईयर के अंदर, वो प्रेशर वेरिएशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर दी जाती है जो ब्रेन के पास जाता है, और वहाँ से हमें पता चल जाता है क्या साउंड है क्या नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साउंड का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट के अंदर कोई सजेशन है तो वो आमंत्रित है, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।